हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशंस इन आईपीआर। तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं आईपीआर। और आईपीआर क्या है? आईपीआर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हमारे पास जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे राइट्स दिए गए हैं हमें। उनमें से एक हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी आता है। तो जैसे कि ये नाम सही बता रहा है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ये जियोग्राफिकल चीज़ों से, जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ चीज़ों का प्रोटेक्शन के लिए है। तो इसको समझने के लिए ये समझिए कि जैसे हमारे पास बहुत फेमस एग्जांपल्स हैं। जैसे हम बात करते हैं कश्मीरी एप्पल, जो कश्मीरी सेब होते हैं, बनारसी साड़ीज़ की बात करते हैं, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी। तो ये सब क्या है? हम बात कर रहे हैं कश्मीरी एप्पल की बात कर रहे हैं। तो एप्पल है जो कश्मीरी है, मतलब फेमस एप्पल है, लेकिन किस वजह से फेमस है? वो कश्मीर का एप्पल है इसलिए फेमस है। तो ये चीज़ क्या है? यही हमारा बताता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन कि किसी एक प्रोडक्ट को, जो कि किसी वो प्रोडक्ट कहीं जिस जगह से ओरिजिन हुआ है, उस प्रोडक्ट का जो ओरिजिन उस जगह से हुआ है, तो उस जगह का भी खासियत बताता है, वो उस जगह की भी रेपुटेशन बता रहा है, उससे उसका मूल जुड़ा हुआ है। ठीक, वो उसकी क्वालिटी शो कर रहा है, तो उस जगह के लिए भी शो कर रहा है, उसकी जहाँ पे ओरिजिन हुई है। ये तो ओरिजिन हुई है, कोई चीज़ अगर कोई प्रोडक्ट बन भी रहा है, मैन्युफैक्चर भी हो रहा है और उस जगह की खासियत को बता रहा है। जैसे हम बात करें कश्मीरी एप्पल, तो वो है तो एप्पल फेमस है, लेकिन है वो कश्मीर की वजह से फेमस हुआ है, क्योंकि वो कश्मीर का जो रेपुटेशन है, कश्मीर की जो क्वालिटीज़ है, वो उसमें ले रहा है। तो हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन वही होता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक साइन है, कह सकते हैं। ठीक, एक्चुअली है भी, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी एक प्रोडक्ट को, जो कि किसी वो प्रोडक्ट जहाँ से भी ओरिजिन हुआ है, जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस चीज़ को, उस जगह की भी खासियत को भी दर्शाता है, और उसी चीज़ को हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन साइन के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट है, वो उस जगह की भी क्वालिटी को, रेपुटेशन को भी बताने के लिए मदद करता है। इसकी वजह से ही फेमस है। हम बनारसी साड़ीज़ की बात कर रहे हैं, तो है तो वो साड़ीज़, लेकिन वो बनारस की वजह से फेमस है, क्योंकि वो बनारस की, मतलब कह सकते हैं, अगर बात करें कि बनारस के लोग बना रहे हैं, बनारस की खासियत है उस चीज़ में, तो हमने उसको एक जियोग्राफिकल टैग दे देते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन साइन दे देते हैं। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हमारी ये नहीं कि सिर्फ फल के लिए कोई चीज़ ओरिजिन हुई है तो उसके लिए ही हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं किसी फैक्ट्री में, उस चीज़ के लिए भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। कुछ एग्रीकल्चरल चीज़ें उसके लिए भी दिया जाता है, हैंडीक्राफ्ट के लिए दिया जाता है, जो हस्तकला होती है उसके लिए भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। शर्त यह है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में कि वो चीज़, कोई भी एक प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे जहाँ पे वो है, जो ओरिजिन उसका वहाँ पे है, तो उस जगह की भी वो क्वालिटी को दर्शाए, उसकी वजह से भी वो कह सकते हैं कि वो फेमस हो, तो उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का साइन दिया जाता है, टैग दिया जाता है। तो देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज़ अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट्स दैट हैज़ ए स्पेसिफिक जियोग्राफिक ऑरिजिन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? एक साइन है जो कि प्रोडक्ट्स पे यूज़ किया जाता है, जिसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक ऑरिजिन होता है। वो कश्मीरी सेब है तो कश्मीर से वो उसका ऑरिजिन हुआ है, एंड इंक्लूड्स द क्वालिटी और रेपुटेशन ऑफ दैट ऑरिजिन। और वो कश्मीर की क्वालिटी को, रेपुटेशन को भी दर्शा रहा है, उसके अंदर वो चीज़ है कि हाँ, मैं कश्मीरी एप्पल है इसीलिए इतना फेमस है, तो इसीलिए उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का भी नाम, टैग दिया जाता है। A geographical indication is mainly given to agricultural, natural, manufactured, handicraft arising from a certain geographical area. जियोग्राफिकल इंडिकेशन साइन जो होता है, जो टैग होता है, तो किसको किसको दिया जाता है? कोई एग्रीकल्चरल चीज़ है उसके लिए, नेचुरल हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड हो सकता है, हैंडीक्राफ्ट को भी दिया जाता है, अराइजिंग फ्रॉम अ सर्टन जियोग्राफिकल एरिया। कोई एक सर्टन जियोग्राफिकल एरिया से वो चीज़ अराइज होनी चाहिए। फिर क्या आता है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको शॉर्ट में हम जीआई भी कहते हैं, और वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ आईपीआर विच आइडेंटिफाइज अ गुड एज ओरिजिनेटिंग इन द रेस्पेक्टिव टेरिटरी ऑफ द कंट्री। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है? हमारा एक तरह का आईपीआर एक क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, एक राइट है, जो क्या करता है, एक कोई भी एक प्रोडक्ट है, कोई भी सामान है जो हमारे देश के किसी भी टेरिटरी में, किसी भी हिस्से में ओरिजिनेट हो रहा है, या फिर और ओरिजिन और लोकल
और अ रीजन और लोकेलिटी इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी। मान लीजिए कोई हमारे देश के किसी भी एक राज्य में वो चीज़ ओरिजिनेट हुई है, या फिर उस राज्य की किसी भी लोकेलिटी, किसी भी क्षेत्र में वो चीज़ है, वेयर अ क्वालिटी, रेपुटेशन और अदर्स कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू गुड इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेड टू इस जियोग्राफिकल ओरिजिन। और वो जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, वो उस एरिया में, जहाँ भी उसका एरिया है, उसकी क्वालिटी को वो दर्शा रहा है, बता रहे हैं कि हाँ कोई बनारसी साड़ी है तो भाई वो बनारस की खूबियों को भी बता रही है। बनारस तो खैर हमारा बहुत चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन बनारसी साड़ी हमारी उसकी भी बहुत फेमस है। तो वो उस जगह की, हमारे देश में कहीं भी, हमारे देश में अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करता है, उस जियोग्राफिकल रीजन की भी खूबियों को बताता है, जिसकी वजह से वो फेमस हो जाता है। तो उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन के माध्यम से रखा जाता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आता है जियोग्राफिकल रीजन। हम इंडिकेशन हमारा 3 फंक्शंस परफॉर्म करता है बेसिकली। क्या करता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन कि पहली बात तो ये कोई एक हमारे क्षेत्र में कोई रीजन में कोई प्रोडक्ट है वो फेमस हो रहा है, तो उसको पहले वो ढूंढता है, पहचान करता है। तो फर्स्टली दे आइडेंटिफाई द गुड्स एज टू द ओरिजिन ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और लोकेलिटी। किसी कोई पर्टिकुलर गुड है, वो पर्टिकुलर रीजन में फेमस है, तो उसको पहचान करता है उसका। Secondly, they suggest to consumer that good come from a region where a given quality, reputation or other characteristics of the good are essentially attributed to a geographical region। उसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि हमने जो भी ये गुड्स लिया है, जो भी ये सामान है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो एक पर्टिकुलर रीजन से आ रहा है, तो उसकी खूबियाँ हैं, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बनारसी साड़ी है हमारी, तो भाई एक बनारस की खूबियाँ हैं इसमें, बनारस के कलाकारों द्वारा ये बहुत बढ़िया से बनाई जाती हैं। थर्डली वो क्या करते हैं कि मतलब जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन, दे प्रमोट द गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। वो प्रोड्यूसर के जो बना रहा है, उसका गुड प्रोडक्ट बना रहा है, उसको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं अलग अलग रीजन में भी। ठीक, तो ये हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब क्या है, यही बात है जो यहाँ पे लिखा है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज द काइंड ऑफ साइन। आई थिंक मैंने यहाँ पे फिर से दोबारा इसको लिख दिया। ठीक, तो वही बात है कि वो हमारी क्वालिटी को बताता है किसी एक जगह की जो भी प्रोडक्ट है, तो उसी को। अब एग्जांपल की अगर कुछ बात करें, हम इंडिया में जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर्ड हैं जो, तो हम सभी मोस्ट कॉमनली सब जानते हैं, बासमती राइस है, दार्जिलिंग टी है, कुर्ग ऑरेंज, कुर्ग की संतरे, फुलकारी, कांजीवरम साड़ीज़ हैं, आगरा का पेठा है, बनारस ब्रोकेट्स एंड साड़ीज़ हैं, बीकानेर भुजिया है। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, बहुत फेमस चीज़ें हैं, इंडिया में रजिस्टर्ड है। इंडियन की बात करें, इंडियन जियोग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर्ड है। अब है कि नीड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारी क्यों, ज़रूरत क्यों है इसकी। तो जैसा कि हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ज़रूरत है, वैसे ही इनको ज़रूरत है सबसे पहले कि भाई कोई उस चीज़ का यूज़ करके हमारा जो अधिकार है, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसका कोई मिसयूज़ ना करे, अपने नाम से ना उस चीज़ को सेल करे। जो हमें समाज में रेपुटेशन मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाए। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो, अनफेयर बिजनेस ना हो, एक फेयर बिजनेस हो, मतलब एक फेयर कंपटीशन हो लोगों के बीच में। तो गिवन इट्स कॉमर्शियल पोटेंशियल, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन लीगल प्रोटेक्शन अज्यूम ग्रेट इंपॉर्टेंस। जियोग्राफिकल का इंडिकेशन का एक जो लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी तौर से जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन, competitors who have no legitimate authority over the GI can write free of it on its reputation। अगर लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिली रहेगी तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या करेंगे, बिना किसी गैर कानूनी तरीके से उस चीज़ पे अपना रेपुटेशन उसको फ्रीली यूज़ करेंगे, अपना फ़ायदा लेंगे उससे। एंड दिस विल क्रिएट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्रिएट कर देगा, लीड टू द लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर जीआई राइट होल्डर्स एंड ऑल्सो कन्फ्यूज कंज्यूमर्स। और जो जीआई का ग्राफिकल इंडिकेशन का जो सही मायने में जो ऑनर है, होल्डर है, राइट होल्डर है, उसको तो भाई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, और कंज्यूमर जो भी हैं, लोग भी हैं, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो ये हमारा नीड है। अब बात करते हैं कि व्हेन इज़ द जीआई नॉट रजिस्ट्रेबल, कि कब हम जो भी पढ़ रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन चाहिए भाई, लीगल प्रोटेक्शन चाहिए, तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहले अब हम ये पता करें कौन सी चीज़ रजिस्टर होने लायक है या नहीं है। तो रजिस्टर होने लायक हम देख रहे हैं कि नहीं है, क्या बात है। इससे पहले ये देखिए क्या क्या चीज़ें रजिस्टर होने लायक है। देखिए, कोई भी चीज़ जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आ रही है तो कोई वो एक दिन में नहीं आ जाएगी। ठीक, उस चीज़ की कह सकते हैं कि जो सोल बेस है, तो उसका ये कि वो फेमस होनी चाहिए भाई, बहुत उसका कोई बहुत वाइल्ड रेंज पे वो फेमस होनी चाहिए, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। जैसे हम सबसे कॉमन बात हमारी है बनारसी साड़ीज़ ही है, तो बनारसी साड़ी हमारी एक महीने में, एक दिन में तो फेमस हो ही नहीं है, कितनी सदियों से चली आ रही हैं चीज़ें। तो बहुत टाइम के बाद लोगों को पता चलता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंस रखता है, तो उस चीज़ को हमें जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिलना चाहिए, वो जाके रजिस्टर करवाएगा।
तो ये तो उसकी बात हो गई। अब क्या क्या चीज़ें हम रजिस्टर नहीं करवा सकते, मतलब वो चीज़ें रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता, या कह सकते हैं कि वो जीआई के रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्यों नहीं काबिल है। तो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं कि यूज़ ऑफ विच कुड बी लाइकली टू डिसीव और कॉज कन्फ्यूज़न। ऐसी कोई भी चीज़ है जिसके यूज़ से लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न या धोखाधड़ी हो, तो ऐसी चीज़ को रजिस्ट्रेशन नहीं मिल हो सकता, जीआई इंडिकेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। यूज़ ऑफ विच शैल बी कॉन्ट्रेरी टू द टाइम ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ एनी लॉ। वो कानून, कोई भी कानून अगर बनेगा या कोई कानून है उसके विरुद्ध में वो काम नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी अगर वो चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी जोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करता है, तो उसको जीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। कंप्राइजेस और कंटेन्स स्लैंडियस और ऑब्सीन मैटर, कोई भी ऑब्सीन मैटर वो कंटेन कर रहा है, कह सकते हैं जो हम कहते हैं कि अशोभनीय, जो ठीक नहीं है, ऐसा कोई चीज़ वो रखता है अपने अंदर, तो वो उसको भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। comprises or contains any matter likely to hurt the religious susceptibility of any class or section of citizens of India। भारत के लोग में किसी भी तरह का रिलीजली, धार्मिक तौर पे किसी को ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को वो चीज़ ठेस पहुंचाए या उसके विरुद्ध कुछ बात करती हो, तो ऐसी चीज़ों को भी जीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है। विच कुड अदरवाइज, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, विच कुड अदरवाइज बी डिसेंटाइटल टू प्रोटेक्शन इन कोर्ट, और उसको कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं हो कि कोर्ट के विरुद्ध भी वो जाके काम करे, ऐसी चीज़ों को जीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्या है कि विच आर डिटरमाइंड टू द जेनेरिक नेम्स और आइडेंटिफिकेशन टू कोड्स। कोई भी सामान्य नाम नहीं होना चाहिए, जेनरिक नेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान को आप किसी कह सकते हैं कोई लोकल लोकेलिटी से है, लोकल लोकेलिटी कहने का मतलब लोकेलिटी नहीं कि कोई लोकल आपने कोई सब्सटेंस आपका प्रोडक्ट है, आप उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो सकता। लास्ट क्या है कि विच ऑल्दो लिटरली ट्रू एज टू द टेरिटरी रीजनल लोकेलिटी इन विच द गुड्स ओरिजिनेट बट फॉल्सली रिप्रेजेंट टू द पर्सन दैट द गुड्स ओरिजिनेट अनदर टेरिटरी। ये क्या कहते हैं ना कि अगर कोई सामान एक पर्टिकुलर रीजन में हो रहा है और वो बहुत फेमस है, आप उसको चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन मिल जाए, लेकिन कोई पर्सन क्या कर रहा है कि उस रीजन में हो रहा है उसको बदल के वो दूसरे रीजन का नाम बता रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे यहाँ होती है, मतलब वो गलत, अगर सिंपल बात में क्या है कि वो गलत एड्रेस दे रहा है, दूसरी जगह का सामान बोल रहा है कि मेरे यहाँ वो हो रहा है, तो वो झूठा माना जाएगा और उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब आता है कि हु इज़ अ रजिस्टर्ड प्रोपराइटर ऑफ ए जीआई। एक रजिस्ट्रेशन करवाने जो व्यक्ति जाएगा तो कौन करवा सकता है, जो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा उसके बाद मालिक कौन होगा उस चीज़ का। तो कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, कोई मतलब कई सारे पर्सन्स मिलकर भी उस चीज़ को करवा सकते हैं, कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी हो सकती है, वो कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और क्या होगा, जीआई के रजिस्ट्रेशन में जब रजिस्टर करवाने जाएंगे तो उसका रजिस्टर में नाम होना चाहिए, और मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर्ड में नाम होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन करवा रहे हैं या कई लोग भी करवा रहे हैं, तो उन सबका नाम होना चाहिए। तो क्या है, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कई सारे लोग का एसोसिएशन भी हो सकता है। प्रोड्यूसर्स मतलब जो कई सारे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय और अंडर द लॉ कैन बी रजिस्टर्ड प्रोपराइटर, वो रजिस्टर्ड प्रोपराइटर मतलब ओनर मालिक हो सकता है। and their name should be entered in the register of GI as registered proprietor of GI। और GI के रजिस्टर में उनका नाम कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड प्रोपराइटर, मतलब जो रजिस्टर मालिक है उस GI का, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसका मालिक है जियोग्राफिकल इंडिकेशन का। हु कैन यूज़ द रजिस्टर्ड GI, और कौन यूज़ कर सकता है रजिस्टर्ड GI का। तो एन अथोराइज्ड यूज़र हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट्स टू यूज़ द GI इन रिलेशन टू गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट इज़ रजिस्टर्ड। जो भी अथोराइज्ड यूज़र है वो रजिस्टर्ड GI का एक्सक्लूसिव रूप से यूज़ कर सकता है, उसके अधिकारों का यूज़ कर सकता है। और ऑथोराइज्ड यूज़र क्या होता है, ऑथोराइज्ड यूज़र होता है जो होता है प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन रेस्पेक्ट टू रजिस्टर्ड GI। जो भी रजिस्टर्ड GI मतलब रजिस्ट्रेशन जिसने भी करवाया, जो गुड्स का प्रोड्यूसर है वहीं ऑथोराइज्ड यूज़र होता है, और वहीं जो भी अधिकार दिए जाते हैं उसको वो यूज़ कर सकता है उनका। एंड एन ऑथोराइज यूज़र शुड अप्लाई इन राइटिंग एंड प्रिस्क्राइब फ्रॉम विथ फी। और ऑथोराइज यूज़र को अपना लिए अपने नाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो भी फीस है उसको देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये हु इज़ रजिस्टर्ड राइटर और कौन हो सकता है ये सब देखते हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या क्या है, इससे पहले हमें कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है और कहाँ अप्लाई किया जाता है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी मैन्युफैक्चरर है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने के लिए उसे क्या काम करना पड़ता है कि यहाँ पे पहले देख लीजिए कि एनी पर्सन, मैन्युफैक्चरर, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय अंडर द लॉ मे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ GI।
कोई भी पर्सन मैन्युफैक्चरर है, अथॉरिटी है, जो कानून के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार वो सारी चीज़ें चलती हों तभी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अब क्या क्या बातें ध्यान देने वाली होती हैं कि द रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट शुड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। जो भी एप्लीकेंट है वो प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट जो उसमें दर्शाना चाहिए कि हाँ वो पर्सन इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, बढ़िया से उस चीज़ की देख रेख करेगा, वो करवाना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। और द एप्लीकेशन शुड बी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन राइटिंग विच मेंशंस ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होना चाहिए, राइटिंग फॉर्म में होना चाहिए। वो प्रोडक्ट के बारे में हर एक जानकारी देनी होगी उसको एप्लीकेशन में कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, सारी उसको जानकारी एप्लीकेशन में देनी होगी। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू द रजिस्ट्रार ऑफ GI इंडिकेटर्स। मतलब क्या है कि जो भी एप्लीकेशन है वो GI मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स के रजिस्ट्रार में देनी होगी अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जो भी फीस बताई गई है प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए वो उनको देना होगा। तो ये हुआ कि कौन अप्लाई कर सकता है, जो भी पर्सन है वो कर सकता है, मतलब मैन्युफैक्चर ऑर्गेनाइजेशन। होम टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई किया जाता है, तो द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार अंडर द एक्ट, द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क हु आर अपॉइंटेड अंडर द सब। कहाँ अप्लाई किया जाता है कि एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है रजिस्ट्रार में, जो भी ऑफिस है उसका, और किस एक्ट के अंडर ये काम होता है, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क who are appointed under subsection 1 of section 3 of Trademark Act 1999 shall be the registrar of GI। क्या है एप्लीकेशन, जो हमारा पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क एक्ट है उस एक्ट ट्रेडमार्क एक्ट के सब सेक्शन 1 सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 में जो भी कंट्रोलर बताया गया है रजिस्ट्रार के लिए एप्लीकेशन उन्हीं को जाके सबमिट करना होता है। और एवरी एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड इन ऑफिस रजिस्ट्री ऑफ GI विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री और रीजन और लोकेलिटी इन द कंट्री हु GI इज सिचुएटेड। और जो भी एप्लीकेशन उन्हें देना होता है वो कहाँ देना होता है, ऑफिस जो होती है GI की ऑफिस है वहाँ पे देना होता है, वो भी विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री। मतलब आपका देश है, कोई इसमें पर्टिकुलर स्टेट है, उस पर्टिकुलर स्टेट में कोई पर्टिकुलर जगह है, उसी के GI ऑफिस में आपको वो चीज़ एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक, तो ये हो गया। अब स्टेप्स देखते हैं कि एप्लीकेशन की रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है एप्लीकेशन फाइलिंग, हमें सबसे पहले एप्लीकेशन देना पड़ता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन होता है दूसरा। तीसरा चौथा होता है हमारा शो कॉज नोटिस, पांचवा पब्लिकेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो क्या क्या होता है इन सब में ये देखते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फाइलिंग। एप्लीकेशन फाइलिंग में क्या होता है, सबसे पहले ये बात ध्यान रखा जाता है कि जो भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, कोई भी प्रोडक्ट है आप चाहते हैं कि उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिले, तो सबसे पहले तो वो सेक्शन 2 जो हमारा GI एक्ट है 1999 वाला, उसके सेक्शन 2(1)E में जो डिफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपका जियोग्राफिकल प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक, पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। उसके बाद क्या होगा कि द एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स और प्रोड्यूसर्स और एनी एसोसिएशन और अथॉरिटी शुड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स of the goods concerned and file an affidavit as to show the applicant claim to represent their respective interest। और जो भी पर्सन जा रहा है एप्लीकेशन देने के लिए तो वो क्या करेगा, जो भी मतलब इंडिविजुअल का एसोसिएशन है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एसोसिएशन है, कोई भी अथॉरिटी है, तो वो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा, उसका जो भी रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट है कि मैं इस प्रोडक्ट में चाहता हूँ, जो भी मेरी बातें हैं उसको बतानी पड़ेंगी। एप्लीकेशन मस्ट बी मेड इन ट्रिपलेट, उसको तीन प्रतियों में एप्लीकेशन देना होगा। एंड द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय द एप्लीकेंट और हिज एजेंट एंड मस्ट बी अकम्पनीड बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ केस। और जो भी एप्लीकेशन है उस पर एप्लीकेंट का साइन होना चाहिए या फिर उसका कोई एजेंट है उसके माध्यम से ये काम करवा रहा है तो उसका साइन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, बाय अ डिस्क्रिप्शन ऑफ केस, उसके पास पूरा जो डिटेल है उसके प्रोडक्ट का उसका उस डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है उसमें क्या क्या और बातें होनी चाहिए कि डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर्स एंड हाउ दोज स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। उसको स्पेशल फीचर्स उस चीज़ के बारे में बतानी होगी, उस प्रोडक्ट के बारे में, और कैसे वो चीज़ें मेंटेन होगी उसको ये सारी बातें भी बतानी होगी। 3 सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ GI रिलेटेड फील्ड मैप्स, उसके पास GI रिलेटेड मतलब कहाँ जियोग्राफिकल एरिया उससे रिलेटेड उसको 3 मैप देने होंगे, वो भी सर्टिफाइड कॉपीज़। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर और इफ़ देयर इज़ एन उस GI का अगर रेगुलेट करने का कोई यूज़ है उस एरिया में तो उस चीज़ का इंस्पेक्शन का भी डिस्क्रिप्शन उसको देना होगा। उसके बाद क्या, प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स विद द एड्रेस। अगर कई लोग जा रहे हैं मतलब एसोसिएशन जा रहा है अगर लोगों का, तो सबके
क्या होगा एप्लीकेंट का, उसका एड्रेस का भी डिटेल देना होगा। इफ़ देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स देन कलेक्टिव रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड जीआई शुड बी मेड। अगर कई सारे लोग हैं, कई सारे मतलब लार्ज नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर हैं, तो एक कलेक्टिव रेफरेंस एप्लीकेशन देना होगा सारे प्रोड्यूसर्स का, वो ये बना के देना होगा कलेक्टिव रेफरेंस एप्लीकेशन। If registered, it should be indicated accordingly in the register. The application must be sent in a respective address in India. उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो उस रजिस्टर में सबका इंडिकेट होना चाहिए अकॉर्डिंगली, ठीक। ये पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन फाइल करने का। तो ये एप्लीकेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है, क्या क्या देना होता है, ये बातें हमने पढ़ी कि डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए, कि सर्टिफाइड कॉपीज़ देनी होंगी जीआई रिलेटेड मैथ्स की। लेकिन अगर सिंपल बात करें तो हमें एप्लीकेशन देना होगा उस चीज़ का। अगर एप्लीकेशन में इस बात का ध्यान देना होगा कि वो हमारा जो जीआई एक्ट 1999 है उसके अंडर ही वो डेफिनेशन फॉल करनी चाहिए, उसका जो भी प्रोडक्ट है उसमें वो फीचर्स होने चाहिए। स्टेप 2 में एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन होता है। इसमें क्या किया जाता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं है एप्लीकेशन में, ये चेक किया जाता है। द एग्जामिनर विल चेक द एप्लीकेशन फॉर एनी डिफिशियंसी। जो भी एग्जामिनर होता है, कोई भी कंट्रोलर होगा, तो वो चेक करेगा एप्लीकेशन में कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। द एप्लीकेंट शुड टेक मेजर इन इट्स रिगार्ड विद इन मंथ ऑफ कम्युनिकेशन। और 1 महीने के अंदर क्या होगा, उसमें अगर कोई आगे प्रोसेस करने वाली चीज़ होंगी तो वो चीज़ें ध्यान में दी जाएंगी। द कंटेंट ऑफ द केस डिस्क्रिप्शन इज इवेल्युएटेड बाय एन एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु विल मास्टर द सब्जेक्ट। और फिर क्या कि एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स आते हैं और उसने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है, अब देखा एप्लीकेशन के साथ हमें एक अलग से डिस्क्रिप्टिव देना पड़ता है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें बताएगा, डिटेल होगा उसमें। तो वही जो एडवाइजरी ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट होता है उस चीज़ पे विचार करते हैं सब मिलकर, यहाँ इस प्रोडक्ट को जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। फर्निश्ड विद असर्शन ascertain द करेक्टनेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन। और अगर कोई कमी है तो उसको गलती है तो उस डिस्क्रिप्शन में वो उस चीज़ को सही करने का भी बताया जाएगा, एग्जामिनेशन की जाएगी। आफ्टर दैट एन एग्जामिनेशन रिपोर्ट विल बी इश्यू। उसके बाद एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू कर दी जाएगी। फोर्थ होता है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में क्या होता है कि इफ़ द रजिस्ट्रार हैज़ एनी ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेशन ही शैल फाइल सच ऑब्जेक्शन। और अगर रजिस्ट्रार को कोई दिक्कत होती है, ऑब्जेक्शन होता है, तभी वो क्या करता है, ऐसा शो कॉज नोटिस दी जाती है। एप्लीकेंट मस्ट रिप्लाई विद इन 2 मंथ्स और अप्लाई फॉर अ हियरिंग। एप्लीकेंट जो भी एप्लीकेशन दिया है उसको 2 महीने के अंदर कुछ ना कुछ जवाब देना होता है या हियरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ता है। द डिसीजन विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड। इफ़ द एप्लीकेंट वांट टू रीअपील ही कैन रिक्वेस्ट इन विद इन अ मंथ। और अगर एप्लीकेंट चाहता है कि वो फिर से रीअपील करे तो उसको ये काम 1 महीने के अंदर करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। The registrar also has the right to withdraw an application if it is mistakenly accepted after giving it on the occasion of a hearing। और रजिस्ट्रार को क्या है, उसको ये भी राइट है कि वो विड्रॉ कर सकता है एप्लीकेशन को, अगर वो गलती से एक्सेप्ट हो भी गया है हियरिंग के दौरान तो वो उसको विड्रॉ कर सकता है। ये 4th स्टेप होता है। 5th स्टेप हमारा होता है पब्लिकेशन इन जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल। जो भी एप्लीकेशन है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में पब्लिश किया जाता है। Every application within 3 months of acceptance will be published in the Geographical Indication Journal। एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो 3 महीने के अंदर उस चीज़ को पब्लिश कर दिया जाता है। फिर रेसिस्ट रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि एनी पर्सन अपोजिंग द जीआई एप्लीकेशन पब्लिश्ड इन द जर्नल कैन फाइल अ नोटिस ऑफ प्रोटेस्ट विद इन 3 मंथ। कोई भी पर्सन है जब पब्लिश कर दिया गया है जर्नल में कि ये कोई भी पर्सन है अपने प्रोडक्ट के लिए जीआई चाहता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन चाहता है, तो कोई भी पर्सन देखेगा अगर उसको जर्नल को, तो अगर उसको कोई दिक्कत होगी, कोई उससे परेशानी है, अपोज कर रहा है उस चीज़ को, तो वो एक नोटिस फाइल कर सकता है 3 महीने के अंदर। द रजिस्ट्रार विल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ नोटिस टू द एप्लीकेंट। और रजिस्ट्रार उस नोटिस को, जिसको दिक्कत है उसके प्रोडक्ट के जीआई से, तो वो उसने रजिस्ट्रार उस एप्लीकेंट को वो नोटिस भेजेगा कि देखो भाई किसी को दिक्कत है तुम्हारे पब्लिकेशन प्रोडक्ट से। तो विद इन 2 मंथ्स द एप्लीकेंट विल सेंड अ कॉपी ऑफ द काउंटर स्टेटमेंट। और उसके बाद 2 महीने के अंदर जो एप्लीकेंट होता है वो काउंटर स्टेटमेंट का एक कॉपी भेजेगा। इफ़ शी और ही डू सो ही इज़ बिलीव टू हैव ड्रॉप्ड हिज एप्लीकेशन where a counter claim has been filed, the registrar will serve a copy on the person giving notice of the protest। और उसके बाद क्या की जाएंगी, जो दोनों पार्टी है, जिसको जो अपोजिशन कर रहा है, जो एप्लीकेंट है
उन दोनों के बीच में पहले अपने सारी एफिडेविट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दोनों एक दूसरे को शो करेंगे कि मुझे क्यों दिक्कत है, वो बताएगा कि इससे कोई दिक्कत नहीं, ये सारी बातें होंगी। और फिर हियरिंग के लिए एक डेट आएगी, उन दोनों की सुनवाई होगी, उसके बाद का आगे प्रोसेस होगा। तो अगर जो एप्लीकेंट है उसके कह सकते हैं कि उसके पक्ष में फैसला आया, उसकी चीज़ सही है तो आगे रजिस्ट्रेशन होगा, और अगर नहीं हुई तो नहीं होगा। तो अगर सही है उसका चीज़ तो रजिस्ट्रेशन की जाएगा एप्लीकेशन का। तो कैसे होगा फिर कि वेयर एन एप्लीकेशन फॉर जीआई हैज़ बीन एक्सेप्टेड द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जब एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कर देगा। इफ़ द डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन आफ्टर बीइंग रजिस्टर्ड विल बी कंसीडर्ड एज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और क्या होगा, और डेट ऑफ फाइलिंग जिस दिन फाइल की गई थी उसी दिन से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। और द रजिस्ट्रार विल इशू अ सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट विद द सील ऑफ द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स रजिस्ट्री। और उसके बाद जो रजिस्ट्रार होगा उसको एक सर्टिफिकेट्स देगा जिससे क्या होगा, जियोग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री का सील होगा और उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उसको प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है, फिर उस एप्लीकेशन में एग्जामिनेशन होता है कि कोई गलती तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। फिर शो कॉज नोटिस होता है। शो कॉज नोटिस में क्या होता है कि अगर रजिस्ट्रार को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन बताएगा एप्लीकेंट को, और एप्लीकेंट को फिर वो चीज़ सॉल्व करनी पड़ती है। उसके बाद पब्लिश किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में। फिर रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब जर्नल को पढ़ के कोई आएगा कि मुझे इस दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत बताएगा, फिर एक दूसरे को दिक्कत सॉल्व करेंगे कि साबित करना होगा कि हाँ मेरी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आता है कि टर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो भारत में जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, टर्म उसका वैलिड है 10 सालों तक, लेकिन 10 सालों के बाद वो फिर रिन्यू करा सकते हैं जो भी प्रिस्क्राइब फी है उसको देने के बाद। फिर राइट क्या क्या है, तो राइट सेम वही है जो कॉपीराइट पेटेंट के मालिक सबको दिए जाते हैं। तो मतलब राइट टू सू, मतलब अगर कोई उस चीज़ को इन्फ्रिंगमेंट कर रहा है मतलब बिना सही ऑनर के जो मालिक है, सही में जो मालिक है उसके बिना अनुमति के कोई चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसको खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है जो राइट ऑनर होता है। राइट टू ग्रेड लाइसेंस टू अदर, वो अपना जो ऑनरशिप है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है तो लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। राइट टू एक्सप्लॉइट एंड राइट टू गेट रिलीफ्स, राइट टू एक्सप्लॉइट में वो जितने भी उसको अधिकार दिए गए हैं वो उनको यूज़ कर सकता है। राइट टू गेट रिलीफ्स, राइट टू गेट रिलीफ्स में कि अगर कोई इन्फ्रिंग कर रहा है, कोई उस चीज़ को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो वो अपने अधिकारों का यूज़ करके, अगर कोई जियोग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड कोई वायलेटेड चीज़ है तो उसके अगेंस्ट राहत मिल सकती है ऑनर को। तो ये सब राइट्स होते हैं। फिर अब बेनिफिट्स ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इससे पहले अगर इन्फ्रिंगमेंट की बात कर ले अगर हम थोड़ा, कि इन्फ्रिंगमेंट क्या होता है कि किसी भी ऑनर का कोई भी प्रोडक्ट है उसके बिना अनुमति के उसको गलत तरीके से सेल करना, गलत तरीके या किसी भी तरीके से सेल करना उसके बिना अनुमति के, उसके बिना नॉलेज के, तो वो इन्फ्रिंगमेंट में आती है। तो इन्फ्रिंगमेंट के लिए जैसा कि अभी हमने देखा, राइट के ऑनर के पास राइट है कि वो जाके मुकदमा दायर कर सकता है। मुकदमा दायर किया जाता है तो सिविल रेमेडीज़ वगैरह होती हैं, क्रिमिनल ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि उन्हें 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है जो भी वो इन्फ्रिंग पर्सन है जो भी वो यूज़ कर रहा है, और 50,000 से लेकर 2,000 तक का फ़ाइन भी लग सकता है। तो ये रेमेडीज़ होती हैं। और पता है बेनिफिट क्या क्या है हमारे जियोग्राफिकल इंडिकेशन का बात करें हम, तो द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज हु रजिस्टर दिया जीआई इंजॉय वेरियस एडवांटेजेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है उन्होंने अपना जीआई टैग ले लिया है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू एसेस और यूज जीआई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द बिजनेस। जिसके पास भी रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट है कि वो अपने जीआई प्रोडक्ट को बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। ऑथोराइज यूज़र एन्जॉय द राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंगमेंट। अभी हमने बात की जो ऑथोराइज यूज़र्स होते हैं जिसने रजिस्ट्रेशन करवा दिए तो उनके पास कोई पर्सन इन्फ्रिंगर है, इन्फ्रिंगमेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने की भी उनके पास अधिकार मिल जाता है। इट प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू जियोग्राफिकल साइन इन इंडिया। जियोग्राफिकल साइन जो भी है भारत में उसके अगेंस्ट एक कानूनी तौर पर संरक्षण मिल जाता है, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है। प्रिवेंट अनऑथोराइज यूज़ ऑफ रजिस्टर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन बाई यूज़। और क्या कोई अनऑथोराइज यूज़ कर रहा है, बिना सहमति के गलत तरीके से यूज़ कर रहा है
तो उसके क्या उससे भी ये चीज़ बचाता है। एंड इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू इंडियन जियोग्राफिकल सिग्नल विच इन टर्न प्रोमोट एक्सपोर्ट। और यह क्या करता है, एक कानूनी तौर से संरक्षण प्रदान करता है उसकी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी क्या होते हैं, प्रमोट होते हैं। इट प्रोमोट्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड प्रोड्यूस इन जियोग्राफिकल एरिया। और ये जियोग्राफिकल एरिया में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उस ऑनर का उसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी, इकोनॉमिकली फ़ायदा भी करवाता है। अब कोई चीज़ अलग अलग फेमस होगी, अलग अलग फिर उस चीज़ का एक्सपोर्ट होगा तो फ़ायदा तो होगा ही। तो ये सब जियोग्राफिकल इंडिकेशन का फ़ायदा है। फिर क्या है, रजिस्टर्ड ऑनर कैन ऑल्सो अप्रोच फॉर लीगल प्रोटेक्शन इन अदर WTO मेंबर्स। और जो रजिस्टर्ड ऑनर होता है ना, वो क्या कर सकता है कि अलग जो WTO मेंबर्स है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, मतलब अलग अलग देश है, उनमें भी ये लीगल प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, तो ये हमारी हो गई बात जियोग्राफिकल इंडिकेशन की।